नमस्कार दोस्तों, हम हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक राहुल सावरना। हम आज आपसे बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की और क्लास 10th की। क्लास 10th की क्या बात हम आपसे करेंगे कि ये कोरोना काल जो पिछले 8-9 महीने से स्टूडेंट की कमर तोड़ दी है और एग्जाम समय से ही होना है। बच्चों की पढ़ाई जितनी बेहतर से एग्जाम के लिए होती थी, लड़कों में क्लास 10th के एग्जाम को लेकर एक अजीब सा उत्साह रहता था, जिससे कि वह काफी मेहनत करते थे कि हमको अपने समाज में, हमको अपने परिवार में एक नई इल्जाम देनी है, एक नई एग्जाम देनी है और यह साबित करना है कि मैं अपने स्कूल का सबसे टॉप विद्यार्थी रहा हूं। ऐसी जुनून होती थी स्टूडेंट में। लेकिन यह कोरोना काल उन स्टूडेंट का जो अरमान था उस पर यह पानी फेर दी। ना स्कूल में शिक्षा मिली बच्चों को, ना उस तरह के कोई गाइड मिले। जब मैंने गांव में रहा तो ऐसा निर्णय लिया कि क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कुछ करनी चाहिए, क्योंकि वहां बच्चों के लिए कोई विकल्प नहीं दिख रही है। कैसे वो एग्जाम पास करेंगे? काफी तनाव में बच्चे हैं। और आप लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आपके जो छोटे भाई हैं, आपकी छोटी बहन है, आपके समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन एग्जाम होनी तय है। वैसे बच्चों को चाहे जैसे भी हो, आप उनको इस आर्ट्स एजुकेशन में उनका स्वागत है। आप उन्हें इस आर्ट्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट का जो पिछले 5 साल का क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन का डिस्कशन फ्री में करवाई जाएगी आपके इस आज एजुकेशन के चैनल पर। यह चैनल आपके जाने माने गुरुदेव जो आपके हैं एसके झा सर, उन्होंने ही तैयार किया है आपकी मदद में। आपके अरमान पूरा हो जाए, इसके लिए इस आर्ट्स एजुकेशन की शुरुआत की गई है। एसके झा सर का यह कहना है कि गांव का हर एक बच्चा, अपने समाज की अंतिम कड़ी में खड़ा एक एक बच्चा, वो हमसे जुड़े और जहां तक मेरी मदद हो सके हम अपनी मदद उन तक पहुंचाए। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं यह वादा करता हूं कि आज से 40 दिन की लगातार हम क्लास आपका शेड्यूल करवाएंगे और इस 40 दिन में, यानी अप्रॉक्स 1.5 महीने में 40 दिन की क्लास में क्लास 10th के बच्चे कम से कम 60% नंबर जरूर लाएंगे। बहुत ज्यादा इसलिए उम्मीद हम नहीं कर सकते कि 80% 70% लाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ी मुझे समय चाहिए थी, लेकिन समय नहीं मिल पाई। इससे मुझे भी दुख है, आपको भी दुख होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये 40 दिन आपके लिए 4 महीने के बराबर होगा और उतनी मेहनत, उतनी क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करवा दूंगा। इस तरह का कोर्सेस मैं आपके सामने लाऊंगा। 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस होगी, जिस क्लास में ही आपको जो पढ़ाया जाएगा वो याद हो जाएगा। मैं अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। आप देखेंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो 2019 में, जो 2020 में पूछा गया सवाल है, मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा। मेरे 1 घंटा में 20 क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब होगा कि 100 से 200 क्वेश्चन यूं ही आपसे बन जाएगा। और ऐसा डिस्कशन यदि मैंने 10 दिन ले लिया तो आपकी पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कल के क्लास में आपके गुरुदेव एसके झा सर खुद आएंगे फिजिक्स को लेकर। इसके अलावे आपको जो मैथ पढ़ाएंगे वो एसके झा सर के गुरुदेव, जिनसे वो स्वयं मैथ पढ़ा करते थे, वैसे शिक्षक आपके लिए आए हैं, आपकी सेवा में आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अपने छोटे भाई को, बहन को, आप अपने परिवार के अन्य लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप सबको बताइए कि आर्ट्स एजुकेशन को वो ज्वाइन करेंगे और इस आर्ट्स एजुकेशन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से
फ्री में हम आप तक शिक्षा पहुंचाएंगे। समाज की का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां तक यह एजुकेशन नहीं पहुंचेगा। इसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए। वैसे लोगों को जरूर बताइए जो अभी कोरोना काल में कोचिंग तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनकी शिक्षा अधूरी रह चुकी है, उनका एग्जाम है, उनको एग्जाम देना है और अच्छा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें आप ज्वाइन करें। हम आपके साथ हैं। पूरे एसके झा सर की टीम जो है, चाहे वो राहुल सवर्णा हो या भानु सर हो या प्रणब सर या गौतम सर, अन्य जो भी टीचर हो, वो सब आपकी सेवा में रहेंगे। हम ऐसा वादा आपसे करते हैं। इसलिए कल से डेली 5:30 बजे लाइव रहेंगे आस्था एजुकेशन पर। आप क्लास 10th के लिए और आप अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को जरूर इसकी जानकारी दीजिए कि यदि तुमको पढ़ना है तो तुम आस्था एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लो और उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करो। मैं आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को लेकर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं और महत्वपूर्ण टॉपिक का वो क्वेश्चन है जो 2020-19 में पूछा गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आराम से देखना बुआ, एकदम हड़बड़ाना नहीं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम है, इसमें तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आधुनिक आवर्त नियम जानना पड़ेगा कि आखिर ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, पहले यह जानना होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है ये दिए थे किसने, मोसले साहब ने। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसने दिए थे, तो यह नियम दिए थे मोसले साहब ने। मोसले को ही कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। एकदम गौर करना बाबू, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है, इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले साहब को माना जाता है। जबकि आवर्त सारणी जो आप देखे हैं, पीरियडिक टेबल जो आप देखे होंगे, उनको बनाने में इनसे पहले कई वैज्ञानिकों का योगदान था, जिसमें लैबोजियर का भी नाम आता है, डोवेराइनर का भी नाम आता है, न्यूलैंड्स का भी नाम आता है, मेंडलीफ का भी नाम आता है। इन लोगों ने अथक प्रयास किया कि आवर्त सारणी को एक निश्चित रूप दे सके, लेकिन वो लोग असफल रहे। सफलता किन्हें मिली, तो सफलता मोसले साहब को मिली। मोसले साहब ने जो परमाणु संख्या के आधार पे, किस आधार पे बाबू, परमाणु संख्या के आधार पे, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे इन्होंने जो आवर्त सारणी तैयार किया, उसी आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अतः ये जो आपका आधुनिक आवर्त है, इसका पिता किन्हें माना जाएगा, तो मोसले साहब को। याद होगा, ये 2020 में पूछा गया सवाल एग्जाम का है। तो इस बार एग्जाम में यह भी तो पूछा जा सकता है भाई कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है, तो आंसर क्या होगा, मोसले। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था, उन्होंने किस आधार पर आवर्त सारणी बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। है किसी ऑप्शन में परमाणु संख्या भाई, तो बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है, तो बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल तैयार किया गया। किस आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे। जबकि मोसले साहब से पहले मेंडलीफ साहब आए थे। मेंडलीफ साहब ने भी आवर्त सारणी के लिए एक नियम दिए थे, और मेंडलीफ साहब जो आवर्त सारणी के लिए नियम दिए थे, उस नियम को कहा जाता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। और उसमें उन्होंने क्या बताए थे कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं। ये जो परमाणु द्रव्यमान आप देख रहे हैं, एटॉमिक मास, तो इस आधार पर आवर्त सारणी को किसने बताया था, तो इस आधार पर आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था।
किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। और मोसले ने किस आधार पर बनाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि मेंडलीफ के आवर्त नियम का क्या आधार था, तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। और मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी का क्या आधार था? तो परमाणु संख्या। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यह देखना है कि मोसले ने जो आवर्त सारणी तैयार किया, इनका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था, तो इनके आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग थे और कुल 7 क्या था? आवर्त था। यानी कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त में अब तक के जितने भी ज्ञात तत्व हैं, ये 18 वर्ग और 7 आवर्त में अभी तक जितने भी तत्व को खोजा गया है, उन सभी तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, उन सभी तत्वों को अरेंज किया गया है। किस रूप में? तो ग्रुप एंड पीरियड के रूप में, वर्ग और आवर्त के रूप में उन सबको क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। अतः एग्जाम में सवाल यह भी पूछा जाता है कि मोसले के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप क्या बताएंगे? 18। मोसले के आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी थी? तो 7। और 19 में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, क्या जानते हैं कि मोसले के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी? का कंफ्यूजन। बोला वर्ग और आवर्त तो पढ़े थे, ये भाई समूह क्या हो गया? तो आप जाने, ये जो वर्ग आपका है, इस वर्ग को ही क्या कहा जाता जानते हैं? इस वर्ग को ही समूह कहा जाता है। वर्ग को ही क्या कहा जाता है? समूह। अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं ग्रुप। ये जो वर्ग को अंग्रेजी में हम ग्रुप लिखे थे, इस ग्रुप का हिंदी क्या होता है भाई? तो समूह होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो 90% विद्यार्थी मात खा गए। क्वेश्चन इस बार बहुत टफ था, नहीं कैसे, लेकिन ये टफ नहीं थी। ये सोचने के तरीके, पढ़ने का स्टाइल जो स्टूडेंट का था, वो थोड़ा सा जनरल था, इसीलिए वो फंस गया। और मैं वादा करता हूं ये 40 दिन की क्लास जो रेगुलर कर लेंगे, वो एग्जाम में 60% से ज्यादा नंबर लाएंगे। एक बार विश्वास करके तू देख चला, ये आस एजुकेशन तुम्हारी आस को जरूर पूरा करेगा। ये एसके झा सर की टीम जो है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए ही काम करते हैं। क्लियर? इसलिए तुम्हारी आस पूरा होगा इस आस एजुकेशन में। इसलिए अपने छोटे भाई बहन को निश्चित तौर पर बताना और उसको जोड़ना और उनको बोलना कि ये क्लास तुम मत करो। डेली 5:30 बजे लाइव रहेंगे इस टॉपिक में। इस टाइम एकदम 5:30 बजे से लाइव रहेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो या आर्ट्स पेपर, कोई ना कोई पेपर के साथ आपके साथ मिलेंगे एसके झा की यह टीम। क्लियर? अब हम गौर करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछता तो सभी लोग बता देते, लेकिन आपको औरों से बेहतर करना है तो क्वेश्चन तनी घुमा दिया, लड़का मात खा गया। आप नहीं खाएंगे इसका मुझे विश्वास है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कुल कितने ग्रुप थे, कितने समूह थे, तो आप आंसर क्या बोलेंगे भाई? तो आप आंसर बोलेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप थे? तो 18। कुल कितने वर्ग थे? तो 18। कुल कितने समूह थे? तो 18। कोई कंफ्यूजन भाई नहीं। मैं आपको दिखाता हूं आवर्त सारणी, इतना में कोई दिक्कत? तो आपके एक क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन मिल गया? तो 10 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चल बाबू, आप ये देख रहे होंगे आपके सामने एक टेबल लगा हुआ है, यही आपका है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपका है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और इस टेबल के पिता कौन है? इस टेबल का पप्पा के कहलाता है? मोसले साहब कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मोसले। ये आधुनिक आवर्त सारणी जो आप देख रहे हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी के पिता जो हैं वो मोसले साहब कहलाते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि ग्रुप की संख्या कितनी है? तो 18। और पीरियड की संख्या कितनी है? तो 7। यानी इसमें कुल 18 वर्ग और 7 क्या है? आवर्त है। और वो आपको दिख भी रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल आपने देखा 1 से लेकर 18 तक। टोटल जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो लंबवत कतार है,
इस लंबवत कतार को ही क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। यह भी एग्जाम में सवाल पूछी जाती है कि आधुनिक आवर्त सारणी के लंबवत कतार को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कतार को क्या कहा जाता है? उदग्र कतार को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? वर्ग होगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के लंबवत कतार को वर्ग कहते हैं। जिनको नहीं याद रहता होगा ये सब, एकदम कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, हम 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर करके बताएंगे, तब तक में आप लिख लीजिएगा। वीडियो रोक देना है और डायरी में नोट कर लेना है, क्योंकि यह सब आपके एग्जाम में पूछा जाने योग्य सवाल है और पूछा गया सवाल। मास्टर साहब अपन मोनिस फरमाइशी नहीं झाड़ रहे हैं, ये तुम जाके देखना, तुम अच्छा विद्यार्थी होगा, क्वेश्चन बैंक जाकर देखना, क्वेश्चन बैंक में ये सवाल यही लिखले है रे यार। है कि इसके टीम को उतने फुर्सत नहीं है तो कोनो कोनो क्वेश्चन लेके तोरा सामने उपस्थित हो, तो वो वही पढ़ाएंगे, वही पढ़वाएंगे जो तोरा परीक्षा में पूछेगा, तोरा जकरा से तोरा क्वेश्चन बनेगा, जकरा से तोरा बढ़िया नंबर आएगा, और तुम्हारे मम्मी पापा जिससे उनको बात समझ, ये मेहनत आएगी, साथ दे दी। क्लियर? तो आपने देखा कि ये जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल आपका है, इसमें जितना भी परपेंडिकुलर है, अरे लंबवत जैसे हम खड़ा हैं तो लंबा लंबा है ना, परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। और इस तरह से देखिए 1, इस तरह से 1, इस तरह से 1 2 है भाग 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह का जो सोया सोया है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलते हैं? जो ऐसे ऐसे सोया सोया है इसको कहते हैं अंग्रेजी में हॉरिजेंटल, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। तो ये जो आवर्त सारणी का क्षैतिज कतार है इसको कहा जाता है आवर्त। ये कौन सा कतार हो गया आपका? क्षैतिज। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? जो सोया सोया है, ऐसन का है, वो कहलाता है आवर्त। जे ऐसन का है वो की कहलाता है? वर्ग। यानी आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है और परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। एकदम याद हो गया होगा। अरे आधुनिक आवर्त सारणी के लंबवत कतार को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा सर जी वर्ग कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। वर्ग की टोटल संख्या कै गो? तो देखो 18 गो। और आवर्त की संख्या पूछा जाएगा तो कै गो? 7 गो, है ना। 1 से शुरू हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आवर्त की कुल संख्या कै गो? 7 गो। वर्ग की कुल संख्या कै गो? 18 गो। वर्ग को ही क्या कहा जाता है? समूह। तो एग्जाम में की सवाल पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या कै गो? 18 गो। आवर्त की संख्या कै गो? 7 गो। क्लियर? चलो अब कहिएगा मास्टर साहब और की पूछा जा सकता? जब आपको इतना पता है कि ये सब पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो और एग्जाम में पूछा यह जाता है कि वर्ग 1 जो आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? वर्ग 2 का क्या नाम है? वर्ग 14 का नाम, 15 का नाम, 16 का नाम, 17 का नाम, 18 का नाम, इस सब ग्रुप को किस आधार पे नामकरण किया गया है? कौन ऐसा धातु है जो सबसे हल्का है? कौन ऐसा धातु है जो सबसे भारी है? केकरा चाकू से काट लिया जा सकता है? बात बुझ रहा है चला? हाँ, यह सब बुझना है चला, बस खाली थोड़ा जोर रहना है ना, और बाद तो पूरी दुनिया पर राज हम लोग कर लेंगे। पूरा दुनिया तुम्हारा होगा, हमारे हर अरमान पूरे होंगे यदि तुम आस के साथ रहता है तो। इसलिए आस एजुकेशन को जरूर से जरूर देखना है। क्लियर? चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि इसमें और किस टाइप के सवाल आपके 10th के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तुम देखा होगा जब 2020 में एग्जाम दिया होगा तुम्हारे दोस्त लोग, तो क्वेश्चन बैंक तुम जरूर देखना। जब तुम वो क्वेश्चन बैंक देखेगा तब तुमको पता चलेगा क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि कौन ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते। पूछा था ना? पक्का दे जाके तुम क्वेश्चन बैंक देखना। नहीं पूछा होगा तुमने आना पढ़ने हमसे, हम काहे थोड़ा झूठ बोलेंगे।
एकदम तुम देखना, क्वेश्चन था कि कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन ऐसा धातु है जो सबसे भारी है, कि सबसे हल्का है, कौन किस ग्रुप का एलिमेंट्स है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आराम से गौर कीजिएगा, एकदम मजा से पढ़िए, टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि बढ़िया से पढ़ना है। और बढ़िया से तभी पढ़ाई होगा जब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हो। गौर करना। तो ये जो हम वन वर्ग की चर्चा करते हैं, इस एक वर्ग को पता हो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। वर्ग वन को क्या कहा जाता है भाई? तो वर्ग एक के सभी तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रुप ए में जितना भी एलिमेंट्स है, ग्रुप ए में जितना भी एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु, अल्कली मेटल कहा जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन इसका है, ये अपवाद है, यानी हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं। देखा, ये तोरा पढ़ाएगा, यही संभव है। चला, चलिए दावा के साथ कहते हैं कि ये 40 क्लास तुम्हारे लिए जो है एग्जाम में रामबाण साबित होगा, तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदल देगी ये 40 क्लास तुम्हारा। क्लियर? क्योंकि किताब में लिखा हुआ रहता है कि वर्ग एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग एक का वह कौन सा तत्व है जो क्षारीय धातु नहीं है। तो लड़का बेचारा तो इनोसेंट होता, जानवे करते कहां से बनाएगा ऐसे क्वेश्चन। लेकिन याद रखना, ये सावरना कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्ग एक में जो हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल नहीं है, वो क्षारीय धातु एकदम नहीं है। कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी जो एलिमेंट्स है ये आपका अल्कली मेटल है, ये क्षारीय धातु है। और ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि वर्ग एक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु के नाम से। क्लियर? उसी तरह से वर्ग दो का जो एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, उसको कहा जाता अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग दो को क्या कहा जाता भाई? इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर? वर्ग एक को क्या कहा गया? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। वर्ग दो को क्या कहा गया? क्षारीय मृदा धातु। इसमें सारे एलिमेंट्स को। अब देखिए, ये जो वर्ग 15 आपका है, इस वर्ग 15 का, वर्ग 16 का, वर्ग 17 का और वर्ग 18 का स्पेशल नाम है। कहिएगा सर क्यों इसका स्पेशल नाम है और किसी का नहीं है? तो उसके विशेष प्रॉपर्टी के आधार पे, जैसे हम इसके बारे में बताए कि इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी अधातु से रिएक्शन करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण, इसलिए का नाम हो गया क्षारीय धातु। कहेगा सर क्यों इसको कहा गया क्षारीय मृदा धातु? क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स क्षारीय मृदा, मृदा माने मट्टी, मिट्टी, मिट्टी बुझता है, मिट्टी, मट्टी जरा सॉइल तू कहता है, वो जो है बनाने में इन सभी एलिमेंट्स का योगदान है, इन सभी तत्वों का योगदान है। अतः क्षारीय मृदा बनाने के लिए क्षारीय धातु की आवश्यकता होती हो गया। अब कहिएगा सर ये 18 वर्ग को इसमें क्या कहा जाता है? तो वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नॉवेल गैस, इनर्ट गैस। अब तू कहेगा सर जी एकरा अक्रिय काहे कहा जाता है? तो क्रिया का मतलब होता है क्रिया करने वाला, लग गया एकराम ओ। तो तुमने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी वाले मास्टर साहब तोरा पढ़ाए होंगे कि यदि किसी सार्थक शब्द के पहले ओ लग जाए तो वह शब्द नकारात्मक होता है। जैसे सत्य का मतलब क्या होता है? कहेगा सर सच्चा होता है, सही होता है। लग गए लोग रस पहले ओ तो हो जाएगा असत्य, यानी जो सच्चा नहीं है, जो सत्य नहीं। इसी तरह से ये सब जो एलिमेंट्स है ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये सब किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अक्रिय हो गया। क्या हो गया? अक्रिय हो गया, क्रिया नहीं करने वाला, निष्क्रिय हो गया, नॉवेल हो गया, इनर्ट हो गया। और इसी को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग 18 को ही क्या कहा जाता भाई? जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रुप में चाहे वो आपका हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनोन हो, रेडोन हो, ये सब निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि अक्रिय गैस की कुल संख्या कै गो? तो 6 गो। कौन कौन?
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। याद हो गया ना? कितना? 6 गो। वर्ग 18 को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, ग्रुप, जीरो ग्रुप। अब देख बाबू, वर्ग 17 जो है, इस वर्ग 17 को पता क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। देखा मास्टर साहब, हैलोजन ग्रुप की होता है तो जो लवण का निर्माण करता है, जो साल्ट का निर्माण करता है, उसी को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब साल्ट बनाता। साल्ट माने नमक, लवण, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हैलोजन ग्रुप। वर्ग तुम 15 का जो एलिमेंट्स देख रहा है, इसको जानते क्या कहा जाता है? निकोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजेन। क्यों भाई निकोजेन कहेंगे? क्योंकि यह फर्टिलाइजर तैयार करता है। निकोजेन का मतलब उर्वरक बनाने वाला, फर्टिलाइजर तैयार करने वाला। तो वर्ग 15 को क्या बोले? निकोजेन। उसी तरह से वर्ग 16 को कहा जाता है चेल्कोजेन। क्यों भाई? क्योंकि चेल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क का निर्माण करने वाला, ऑर्स बनाने वाला। तो वर्ग 16 के एलिमेंट्स अयस्क का निर्माण करता है, ऑर्स का निर्माण करता है, इसलिए उसको चेल्कोजेन। वर्ग 15 को क्या कहा गया? निकोजेन। वर्ग 17 को क्या कहा गया? हैलोजन। वर्ग 18 को अक्रिय गैस। वर्ग 1 को क्षारीय धातु। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। तो इस स्टैंडर्ड से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब यदि इस कदर का सवाल हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कलम को रोक नहीं सकती। ऐसा कोई ताकत पैदा नहीं लिया जो तुम्हारी कलम को वहां रोक देगा। क्लियर? अब गौर करते हैं। कहेगा मास्टर साहब और बताइए, और एक की पूछल जाएगा? क्या गांव के विद्यार्थी सब सर जी कहता मास्टर साहब, की कहता है मास्टर साहब, कहता मास्टर साहब बताइयो हाँ कि ये बतलिए एक बाद की और की पूछल जा सके छे। तो गौर करना चला, और की पूछल जाएगा कि केकरा चाकू से काट देंगे। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसा एलिमेंट्स है जो तोरा सामने है, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम। दिख रहा है बाबू? Na सोडियम और K पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम। ये जो दिख रहा है आपको, सोडियम और पोटेशियम, ये 2 धातु ऐसा है जो काफी स्मूथ होता है। इसको चाकू से जैसे तू सब्जी काटता है ना, वैसे तुम सोडियम पोटेशियम धातु को काट सकता है। मन में आता होगा मास्टर साहब हम तो पढ़े थे धातु बहुत कठोर होता है, की बोल रहे हैं? चला सही बोल रहे हैं। धातु का कठोर होना उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कठोरता भी तो 2 तरह का नहीं होता है। कठोरता भी 2 तरह का होता है। एक बहुत ज्यादा कठोर वाला, जो कटते ही नहीं काट सकते हैं। एक होता है स्मूथ कठोर, देखने में वो सॉलिड लगेगा, लेकिन जब चाकू भिराते हैं आराम से। ऐसे में कौन सा धातु भाई? तो सोडियम और पोटेशियम। कभी कभी सवाल पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और हमको उम्मीद है तुम्हारी कलम को रोकने वाला कोई ताकत पैदा ही नहीं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो तुम पूछ सकता है, एकदम कमेंट करना है, जासर के टीम को फोन करना है, आई हैव ए प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा तुरंत जवाब मिलेगा जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ओकर। एकदम चला जाके किताब पढ़ लेना। ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद तुम किताब पढ़ना, लगेगा किताब की हर लाइन मुझे याद है। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आता हूं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो चला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? अभी मैंने तुमको समझाया, यहां चला नहीं समझाए कि ये जो क्षैतिज कतार तुम देख रहा है सोया सोया, इस क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो क्या लिखा हुआ है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतार बोले तो सोया सोया वाला जेकर संख्या 7 है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आवर्त। देखो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तुम 1 सेकंड में बना दिया। बोला कि मास्टर साहब तो बहुत हौला है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो क्षैतिज कतार है उसको कहा जाता है आवर्त। कोई कंफ्यूजन चला? अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? यानी प्रथम फर्स्ट ग्रुप। अभी तोरा एक ग्रुप के पूछता है, सबे ग्रुप तोरा बता दिलियो नहीं हो, बोलियो ना।
प्रथम ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। दूसरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। 15 को निकोजेन, 16 को चेल्कोजेन, 17 को हेलोजन, 18 को अक्रिय गैस। एक उत्तर पूछबे किया, कौन पूछा कि प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। यह लिखा हुआ अक्रिय गैस, हम तुमको बताए थे कि अक्रिय गैस किसको बोलेंगे? जो वर्ग 18 का एलिमेंट्स होगा, याद है ना? अक्रिय का मतलब हो गया नहीं क्रिया करने वाला। देखा, एक पीरियडिक टेबल से इतने सवाल बन, इतने नहीं, हजारों सवाल तुम्हारे पीरियड टेबल से बनेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिस कदर हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, तरह तरह के सवाल पर चर्चा करते रहेंगे। पढ़ाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें चेला, समय नहीं है, हमारे एग्जाम है 2। इसलिए कहते तुम 40 दिन दे दो, आस एजुकेशन के नाम से हमारी आस पूरी एकदम चेला पूरा हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन बताए, सब क्वेश्चन बन रहा है ना? नहीं बताए थे हो? ग्रुप ए के एलिमेंट्स को आपने क्या बोला था? क्षारीय धातु। 2 को क्षारीय मृदा धातु बोले थे कि नहीं बोले थे? अक्रिय गैस किसका नाम बोले थे? सबसे लास्ट में था ना, वर्ग 18 में बोले तो अक्रिय, निष्क्रिय, इनर्ट सब कुछ लिखा हुआ देखो। तो वर्ग अक्रिय गैस किसको बोलेंगे? तो वर्ग 18 के एलिमेंट्स को बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन? आप कहेगा मास्टर साहब अम्लीय धातु की होता है? अम्लीय धातु नहीं मनमाता होगा कि जब क्षारीय धातु होता होगा तो सर अम्लीय धातु भी होता होगा? नहीं होता है। बात बुझा? सर मिश्र धातु की होता है? तो 2-3 टाइप के धातु को मिला दिया जाता है, तो चूंकि कंपाउंड बनेगा नहीं, एक मिक्सचर तैयार होता है, उसी को मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे आपने पीतल का नाम सुना होगा, सुना है पीतल का नाम? वो पीतल क्या पता है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसके लिए एक ट्रिक हम बहुत सुंदर बताते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु। तुम 10वां का क्वेश्चन जाकर 2019 वाला उल्टा लेना। क्वेश्चन पूछा गया था कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो याद रखना पिताजी। आई पिताजी केकरा नहीं याद रहेगा? जकरा पिताजी नहीं याद रहेगा खून कर देंगे हम। पिताजी तोरा नहीं याद रहता रे, तो एक मतलब पीतल तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। देखा चला, पटपट क्वेश्चन बनेगा, सट तुम क्वेश्चन देखेगा, पटपट बनेगा तोरा से। ही पढ़ा रहा तोरा नहीं समझ में आ रहा। अब अगला देखो, किस धातु को चाकू से काटा जाता? चला ये नहीं बतलियो रे हो कि क्वेश्चन पूछा जाता, एग्जाम में पूछा गया सवाल। हमको तो पता भी नहीं था कि एग्जाम में यो क्वेश्चन है, लेकिन ये पता था कि 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अभी हम पीरियड टेबल में तुमको 2 धातु का नाम बताए थे। कौन कौन बताए थे? तो एक सोडियम था और दूसरा पोटेशियम था। है कोई ऑप्शन में आपके सामने? एल्युमिनियम है, सोडियम, हाँ सोडियम है, ये है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोडियम हो जाएगा। लेकिन सोडियम नहीं होता तो आंसर क्या होता? पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देख चला, सोडियम है, देखो ये सोडियम है, इसको चाकू से काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो हम झूठ बोले हैं, नहीं लग रहा लो कि सब्जी काट रहा है चाकू से। एकरा देखो, ये हो पोटेशियम, नहीं एकरा चाकू से काट रहा है। तो रेशन कोई चेला मेरा होगा काट रहा है पोटेशियम को। प्रैक्टिकल क्लास नहीं रे, ऐसा क्लास मिला तेरा गांव कहीं? क्या से एजुकेशन संभव हो सकता? देख चला, पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा रहा है और सोडियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा रहा है। यानी ये 2 तत्व ऐसा है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चल चला आगे देख, कहता है कि टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। यानी अब सवाल आ गया किसका पता है? अब एसिड का क्वेश्चन है। अम्ल, भस्म और लवण क्लास 10th का एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़ना आपको पता होगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे पदार्थ खाते हैं। कभी नींबू का रस चूसता है, कभी संतरा भी चूसता है, कभी एप्पल भी खाता है, कभी इमली का रस भी पानी पूरी के साथ सट सट मारता है ना चला। क्यों? क्योंकि वो सब अम्लीय पदार्थ है और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए तुम इमली भी, नींबू भी, संतरा भी, सेब भी सबे कुछ खाता है और इस सब में कोई न कोई अम्ल पाया ही जाता है। तो तोरा जानना है कि केकरा में कौन अम्ल पाया जाता है, केकरा में कौन अम्ल पाया जाता है, ये जानना है तो जान लो। सबसे पहले इसके लिए एक हम छोटा सा ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? ट्रिक। तुम कहेगा ये सर हमारा ट्रिक नहीं याद रहेगा,
ट्रिक नहीं याद रहेगा, लेकिन ओकरा माध्यम से बहुत डाटा तोरा याद हो जाएगा कि केकरा में कौन अम्ल पाया जाता है। गौर करना, क्या गौर करना है? गौर करना है CA 100 का सेब मोलाया, सेब मोलाया, CA 100 का सेब मोलाया, नशा पीकर दही ले आया, नशा पीकर दही ले आया। एकरे में तोर चला छे ना अम्ल भस्म लवण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात बुझ रहा है? ये पोएम हम लिख रहे हैं अम्ल भस्म लवण का। जैसे बच्चा हम कैसे पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वैसे ही एकरा पढ़ना है। CA 100 का सेब मोलाया, नशा पीकर दही ले आया, नशा पीकर दही ले आया। CA 100 का सेब मोलाया, नशा पीकर दही ले आया। अंगूर से टकराकर, अंगूर से टकराकर देह लिटाया, देह लिटाया, अंगूर से टकराकर देह लिटाया। बेटा सी ऐसन चाट फरमाया, बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। एकदम चिंता नहीं करना है कि मास्टर साहब सब की लिख दिए, कुछ नहीं लिखे, सीधा बुझना है। इट इज 4 लाइन पोएम, 4 लाइन का पोएम है। की है तो CA 100 का सेब मोलाया, नशा पीकर दही ले आया, अंगूर से टकरा कर देह लेटाया, बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। एक मतलब हुआ कि एक CA जो है उस सेब मोलाया, ओकर मैडम बोली कि सुनिएगा जनी, उधर से आइएगा, सेब लेते आया। बेचारा के दिमाग में शेर था, सेब ले जाना है, लेकिन टाइट होल था पी के। अब ना बिहार में बंद हो गया रे चला, जहिया चलता था तहिया तो टाइट हो जाता था, नौकरी करने वाला सब पी के उधर से आया टाइट होकर घरे। तो टाइट होकर जब वो आ रहा था तो पता चला अंगूर के बदले दही मोला लिया, दही मोलाया, 1 किलो दही ले लिया, बढ़ रहा है, पीले टाइट था, अंगूर के ठेला से टकरा गया, गिर गया, पूरा कपड़ा गंदा हो गया अंगूर से। तो वही लिखल था कि अंगूर से टकरा कर देह लेटाया। घर पहुंचा, बेटवा इंतजार में था कि डैडी आएंगे तो लेते आएंगे एप्पल। देखिए दही ले ले है, ठंडा के मौसम में दिया 2-4 थप्पड़ दे। अब हम लोग के जैसा, आप लोग के जैसा संस्कारी बेटा नहीं ना पैदा होता है कि पप्पा मतलब बाप रे बहुत बड़ा चीज। आजकल के बेटा जो हाइब्रिड जन्म लेता है सब नेट वाला, ये सब तो पापा का लापरा देता है। यानी उसको ये बात बुझने ही नहीं आ रहा है कि पापा मैंने बहुत बड़ा चीज नहीं पीटना चाहिए। तनियो गलती करो, बोला क्या डैडी अब क्या कर रहे हो यार, मैंने ऐसे बोलता है जैसे लगता तू अगर चला है। बात बुझ रहा है? अब तो जमाना बहुत चकचुक हो गया चला, तो चकचुक जमाना में ये सब एकदम संभव हो गया है कि वो कुछ तोहर वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहेगा सर की करेंगे, तब अंदर रहना पड़ेगा, बाल बच्चा के बात बुझना। तो अब कहेगा सर की एक फायदा हमारा होगा। एक फायदा समाज में जीने तुम सीखा, दूसर का फायदा बताते। एक फायदा था समाज में तुम कैसे जी लेगा अपने परिवार में, दूसर का फायदा देख। तीसरे हो गया सिरका, ये देखो ऑप्शन में लिखल हो सिरका। तीसरे हो गया सिरका। अभी टाटरिक अम्ल तोरा पूछा कर जवाब हम बाद में देंगे, पहले एक मतलब तुम सुन। तीसरे हो गया सिरका, ए से हो गया एसिटिक अम्ल, यानी सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, क्या मौलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान दे, सिरका में एसिटिक अम्ल और सेब में कौन सा मौलिक अम्ल, गौर करना। 9 से हो गया नींबू और नारंगी, तो नींबू और नारंगी यानी संतरा में कौन? तो साइट्रिक अम्ल। देखना ऑप्शन में संतरा भी लिखल था, तो इसमें कौन सा अम्ल हो गया? साइट्रिक अम्ल। एकदम चला गौर करना, संतरा हो गया साइट्रिक अम्ल और सिरका हो गया एसिटिक अम्ल। हम देखो कुछ कर रहे हैं, जे पोएम कहां है हम ओकरा खाली लिख रहे हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन कभी हो सकता है 2020 में पूछा कि टार्टरिक अम्ल के नाम पाया जाता है, तो 21 में पूछेगा सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है कि तोरा पूछबे करेगा, यह हम इतना बता रहे हैं। इसकी मतलब है कि बार आंसर ही बता चल जाते, लेकिन आंसर बता देना मेरा दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व है तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म करना, और एग्जाम में तुम कैसे 60% से बेसी नंबर आएगा, हर डिवीजन पास तब करेगा। गुरुजी प्रणाम, हमारा नंबर आ गए 65%, 70%, 70%, एक इंतजार में हमें। बात बुझ रहा? तो सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन भेगलो? नींबू हो, नारंगी हो, संतरा हो, साइट्रिक अम्ल।
दही लेकर आया तो दही में लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल, सेब में बैलिक अम्ल, नींबू नारंगी में स्टैट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। अंगूर में देखो, अंगूर से टकराया तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल। देखो यहां की था, टार्टरिक अम्ल था, तो टार्टरिक अम्ल किस में? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में। और सिर्फ अंगूर ही नहीं, अंगूर के जैसा ही खट्टा इमली, यानी अंगूर और इमली, इन दोनों में कौन सा अम्ल? तो इन दोनों में टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन क्या था कि टार्टरिक अम्ल किस में? तो आंसर क्या होगा? इमली। यानी इमली में भी और अंगूर में भी कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल। गौर करना, टकराकर देह लेटाया तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल, दूध में भी लैक्टिक अम्ल, दही में भी लैक्टिक अम्ल। बेटा सी ऐसा चाट फरमाया, इसका मतलब विटामिन सी जो है इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। चाट फरमाया यानी चींटी में फॉर्मिक अम्ल। चाट फरमाया, चाट से चींटी फरमाया माने फॉर्मिक, तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। टमाटर जो लिखा है इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या पाया जाता है बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल। यानी इतने सारे अम्ल के बारे में तुमको पता हो गया। अब एग्जाम में जब पूछल जाएगा, पटपट क्वेश्चन देखेगा, खटखट बना देगा, है ना? अब लग रहा होगा चला, अब लगता है एग्जाम 10वां हम पास कर जाएंगे रे चला, ऐसे ही लगेगा। एकदम निवेदन तोरा से है। अच्छा, तू हमारा कुछ देने वाला है नहीं ना? क्या निवेदन कर रहे हैं? तुम्हारा छोटा भाई बहन जो पढ़ लेगा ना, बढ़िया नंबर पास कर। अच्छा, ई के घर में तू सूझ जाएगा जो कोरोना था क्या करेंगे, थोड़ा खाना मिल जाएगा? नहीं, अरे कोरोना है तो लड़ेंगे, घर में बैठ के मोबाइल पर ही पढ़ लेंगे वैसे शिक्षक से जिससे पढ़ने के लिए पूरा इंडिया तरस रहा है, पैसा दे दे को से पढ़ रहा है। वो टीचर तुम्हारे घर पे, ऐसे लोगों को ग्रेट सैल्यूट है। इसके झा को ग्रेट सैल्यूट है जो इतनी सोच उन बच्चों के लिए रखते हैं जो दसमक बच्चा है, जबकि वो कंपटीशन के टीचर हैं। कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और हम लोगों से रिक्वेस्ट किए कि भाई गांव में पढ़ाने वाला बच्चा कितना रो रहा अपने एग्जाम को लेकर, कितना तनाव में है, आप समझिए। और हम लोगों ने निर्णय लिया, समाज की अंतिम कड़ी में खड़ा व्यक्ति ही जानेगा पढ़ाई क्या चीज होती है और कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इसलिए रोज 5:30 बजे इंतजार करना, हम तुम्हारे एकदम साथ रहेंगे। जब तक तो एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो साथ वादा करते हैं। क्या बहुत के दिमाग में यो चल रहा होगा, लगता है मास्टर खाली बड़का बड़का छोड़ रहा है, बाद में नहीं हो रहेगा क्या? एकदम रहेंगे चला, एकदम पक्का रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन का जवाब आपने देखा किस तरह से मिला। एक दिन का कमाल इतना है, 40 दिन तू बुझ रहा की होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जेकर औकात है तोहर कलम को रोक लेने। अगला क्वेश्चन देख चला, एकदम देख। अब अगला क्वेश्चन था अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अब बताओ चला, क्या बोला कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। हो सकता है अगला बार पीछा 2020 में पूछा कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 21 में तोरा की एग्जाम में पूछ सकता है क्षार का पीएच मान क्या होता है, या पूछ सकता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। एग्जाम में तो कोई भरोसा है हमारा कुछ क्वेश्चन सेट करेगा? तो हमारा सब के बारे में पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? गौर करना। ये जो पीएच शब्द तुम देखा है, इस पीएच तेल का खोज किसने किया पता है तुमको? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बाबू? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया और इन्होंने बताया, पीएच मतलब पता है तुमको? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने पावर ऑफ हाइड्रोजन के माध्यम से, पीएच स्केल के माध्यम से यह बताए कि यदि पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी विलयन का, इस 7 जो तुम देख रहा है, इस 7 से यदि किसी विलयन का पीएच मान कम होगा तो उसकी प्रकृति कैसा होगी? अम्लीय होगी। 7 से ज्यादा किसी का पीएच मान होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। यदि 7 किसी का पीएच मान हो जाए तो उसकी प्रकृति कैसा होगा? तो उदासीन। नहीं बुझाया? कहो मास्टर साहब नहीं बुझाया। आएगा कैसे? देखो, पीएच का मतलब समझ गया?
पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर ही आप ये पदार्थ की प्रकृति को बता सकते हैं कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, कौन दिस है, कौन दैट है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर कैसे बताएंगे? तो सोरेन सर ने इसके लिए क्या किया, एक स्केल तैयार किया जिसका रेंज कहां से है, 0 से लेकर 14 तक। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि पीएच स्केल का रेंज यानी परिसर कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 14 तक। अब 0 से लेकर 7 तक जितना भी मान है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जस्ट पहले तक सब पदार्थ अम्ल, यानी 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वह अम्लीय, 7 होगा उदासीन, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। है कोई ऑप्शन में इस कदर क्या? आप देखिए, क्वेश्चन था कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम, क्योंकि हम बताए थे कि 7 से कम जो होगा उग्र प्रकृति की होगा, अम्लीय। 2020 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 10वां का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में की पूछा जाएगा, हम गारंटी लेते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि 7 से ज्यादा जिसका पीएच मान की होगा, तो मुस्कुराते कहेगा क्षारीय होगा। केकरो देखने ही तुमने देगा, झांपे का मार देगा, हम जानते हैं तोरा, तो हम खूब जब बढ़िया जान रहे हैं, क्षारीय बोलेगा। हो सकता है कि नहीं पूछे के मास्टर साहब तोरे हिसाब से पूछेगा, नहीं पूछतो की पूछतो कि जिसका पीएच मान 7 होगा क्या होगा, कटकट मारेगा, उदासीन। किसने किया पीएच स्केल का खोज, तो सोरेनसन ने। पीएच स्केल का रेंज क्या है, तो 0 से 14। एक और टफ सवाल इस पर बताते हैं जो एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर का मूड तनी घूम जाए, वो टफ वाला पूछ दे, तो ध्यान रखना। यदि तुम पीएच स्केल पर, ये हो गया दायां भाग, ये कौन हो गया बाबू, दायां, ये कौन हो गया, बायां। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जब बाएं से आप दाएं जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तब अम्लीयता गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखना बाबू कि जब तुम बाएं से दाएं जाएगा तो अम्लीयता गुण धीरे धीरे घटता चला जाएगा और क्षारीयता गुण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हुआ तनिक बेसी टफ सवाल, हो सकता नहीं पूछे, कहीं मूड घूम जाए पूछ भी दे। तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये जवाब वही देगा जो एवरेज 60% से ज्यादा एडवांस लड़का है, जो पूरा मैच्योर लड़का है, वही जवाब देगा। ओकरा नंबर आएगा 65% से। तो यदि 65% से ज्यादा चाहिए तो इस क्वेश्चन को गौर से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाएंगे तो की होगा, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीयता गुण घटेगा, क्षारीयता गुण बढ़ेगा। उल्टो भी पूछा जा सकता है कि मास्टर साहब दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा, तो क्षारीयता गुण घटेगा, अम्लीयता गुण बढ़ेगा। एक सवाल मन में आ गया होगा कि इसका मतलब है सर जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। इसका मतलब है कि जिसका पीएच मान 14 है वो बहुत ही ज्यादा क्षारीय है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान बाबू कितना, 14। इसका पीएच मान जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय है, जिसका पीएच मान जितना कम वह उतना ही ज्यादा। कहीं कोई कंफ्यूजन बाबू नहीं? कहेगा सर न्यूट्रल कौन सा है, पानी, जल, जल माने पानी, जब पीता है तुम, पीएच मान कितने है, 7। अब थोड़ा लग रहा होगा अंदर से सवार बेरा पार अब हो जाए, आस कराएगा एग्जाम पर। अब थोड़ा लग रहा होगा ये बात सत्य है, लग रहा है चला, ध्यान दो। अब है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को की कहा जाता है। मन मतलब ये मास्टर साहब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें जो भाग लेगा, जैसे मान ली जल तुमको बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, वो भाग लेगा, तो जे भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक, जे बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। जे भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया है तो ये कहलाएगा अभिकारक, ये कहलाएगा अभिकारक। ये बना तो ये कहलाएगा प्रतिफल। जे भाग लेता है वो की कहलाएगा अभिकारक, जे बनेगा वो की कहलाएगा प्रतिफल। ओकरे अंग्रेजी नीचे में लिखल है, जो भाग लेता है वो रिएक्टेंट, जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। सवाल क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, अभिकारक।
ये बनेगा वो की कहलाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? कहता है कि इथेन में कैगो सहसंयोजक बंधन है। यह केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, तो मन में सबसे पहले जानिए सहसंयोजक बंधन है क्या। तो वैसा रासायनिक बंधन जो साझेदारी के फलस्वरूप यानी पार्टनरशिप के फलस्वरूप बनता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंधन। तो सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। इथेन का फॉर्मूला जानता है चला क्या होता है? C2H6। ये किसका फॉर्मूला है? इथेन का। C2H6 किसका फॉर्मूला है बाबू? इथेन का। इसका स्ट्रक्चर देख लो। C2 है, 2 कार्बन दे दिए। अब 6 हाइड्रोजन है तो 3-3 हाइड्रोजन दोनों को दे देते हैं। थोड़ा कोई तकलीफ हो नहीं, काहे कि मास्टर साहब बराबर बराबर दे दिए तो क्या तकलीफ होगा। जैसे हमारा पास मान लीजिए 2 आम है, 1 आम है, 2 है, 2 चेला भी है, तो दोनों को 1 को दे देंगे तो कोई तकलीफ नहीं। एगो को 1.5 दे देंगे, एगो को आधा को दे देंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। कहेगा मास्टर साहब बहुत दूर नेत काम करते, ज्यादा मानते हमरा कम मानते। यहां की किए फॉग था तो दोनों को दे दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखो क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन तो यही ना पूछा था हो कि क्या वो सात संयोजक बंधन है, तो कहीं ऑप्शन में थोड़ा नहीं दिख रहा लो 7 है, यहां आंसर की होगा 7। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देख चला बोला कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, केकर बाह्यतम कक्षा में भाई क्लोरीन। तो गौर करना बाबू कि क्लोरीन जो है इसकी परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। पहले जब भी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको उसकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। तो आप सबसे पहले याद कीजिए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या? 17। क्या 17? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? तो पहला सेल में 2 गो, दूसर काम में 8 गो, तेसर काम जो बचेगा ओकरा डालते डालते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? तो इस 17 में पहला में दिए 2, दूसरा में दिए 8, बचा क्या गो 7, तो तेसर काम क्या दे देंगे 7। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्वेश्चन बोला कि बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम मतलब सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में, तो सबसे बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन है 7 गो। तो आंसर की होगा 7। लेकिन इत पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 21 में पूछा जा सकता है कि इसके आंतरिक कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, इसके कोर क्या इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 तरह का होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक कोर इलेक्ट्रॉन। गौर करना बाबू, अभी तुमको नहीं बुझाएगा, 1 मिनट हमको थोड़ा समय दो बाबू। हम क्लोरीन की तुमसे बात करते हैं, एकदम नहीं घबराना। पूछा कि क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एक मतलब थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या गो, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो सबसे पहले क्लोरीन की परमाणु संख्या आप जाने 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम होता है, एक फॉर्मूला दिया था नील्स बोर ने, आपको याद होगा 2n², जहां n नंबर ऑफ सेल है, कक्षा की संख्या। उस आधार पर जब निकाला गया तो उस आधार पर जब आप निकाले तो आपको पता चला कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में क्या रहेगा, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा कक्षा में क्या रहेगा, तो 7 बचा 7 रहेगा। अब इसमें भी 2 तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन है 2 है, 8 है, 7 है। क्लियर हो गया? अब देखिए इलेक्ट्रॉन 2 तरह का होता है, एक को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक को क्या कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। एकदम गौर करना बाबू, एक को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। एकदम घबराना नहीं बाबू, एकदम सब तोरा याद हो जाएगा, हम ना गारंटी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या तरह का, आज तक तू कोनो किताब में नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन क्या तरह की, पढ़ा होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही दोनों है नहीं पढ़ा होगा। और यहां एकदम कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग तक पहुंचेगा, तुम्हारे खून की हर कतरा में केमिस्ट्री ने पहुंचा दिया था। हमारा नाम नहीं राहुल सावर, हर कतरा तो कहेगा केमिस्ट्री के बायोलॉजी बात बुझ रहा है। देखो बोला कि क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो समझ गए सबसे बाहर में 7 हो तो आंसर 7 होगा। लेकिन हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 2021 में इसी से क्वेश्चन पूछे।
जब 20 में पूछा बाह्यतम तो 21 में पूछवे करेगा कोर इलेक्ट्रॉन। गौर करना, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 7 गो। और कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों के योगफल को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉनों के योगफल को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? 2 और 8। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 8 कितना हो गया? 10। इसका मतलब कि क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। नहीं बुझाया? फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन सबसे बाहर में जो रहेगा वो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के सबसे बाहर में की है 7 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन में क्या बताए? बाहर वाले को देना है छोर, अंदर वाले को देना है जोर, तो कहलाएगा कोर। याद हुआ? अब घुस गया पूरा। बाहर वाले को देना है छोर, अंदर वाले को देना है जोर, कहलाएगा कोर। तो कोर इलेक्ट्रॉन कै गो? 10 गो। अब पूरा घुस गया होगा, नहीं चला। अब थोड़ा सा पूछेगा कि बताइए आर्गन का कोर इलेक्ट्रॉन कै गो? तो आप कहिएगा बाहर वाले को देना है छोर, अंदर वाले को देना है जोर, तो कहलाएगा कोर। तो कोर इलेक्ट्रॉन कै गो? 10 गो। अब तो पूरा सॉलिड चल गया होगा। बात बुझा? इसलिए चला एकदम अपन छोटका भाई बहन को एकदम ज्वाइन करा दो आस एजुकेशन। 40 दिन का क्लास के जीवन में रामबाण साबित। कब किसका तकदीर कहां बदल जाएगा तो किसी ने नहीं देखा। हो सकता है 8 महीना का लॉकडाउन उसके दिमाग को अपने एजुकेशन क्षेत्र से मोड़ लिया होगा, तो यह 40 दिन उसके लिए काफी है। उसकी तकदीर को वहां तक पहुंचा देगी जहां भी नहीं हो। आज हम आपकी सेवा यहीं तक रोकते हैं। अगले क्लास में फिर आपसे हम मुलाकात कर पाएंगे। इसी जोश और जुनून के साथ तुम्हारे साथ रहेंगे यार, लेकिन तुम साथ देने का वादा करो तब। तुम साथ नहीं देगा तो पढ़ाएंगे दीवाल का। तुम लेकिन साथ दो, तुम्हारा छोटा भाई बहन यदि साथ देगा तो उसको हम 10th में एकदम 60% प्लस नंबर लाने का हम वादा करते हैं कि ओकरा एकदम आएगा। कोनो बातें नहीं है आने का। समय एकदम नहीं देखना कि सर समय बहुत कम है। धन्यवाद, नमस्कार।